जैसा कि आप सभी जानते हैं, विगत 5 या 6 वर्षों में लगातार क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान इस युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। अपने विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों को इसमें प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान कर रहा है। और ये जो प्रतियोगिता है वो पंडित कुंजीलाल दुबे संसदीय विद्यापीठ, इसके तत्वावधान में ये प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज इस अवसर पर इस प्रतियोगिता में, चूंकि वो प्रतियोगिता है तो इसमें हमारे बीच में निर्णायक मंडल मौजूद है जो इस प्रतियोगिता का निर्णय करेंगे कि हमारे जो संस्थान के प्रतिभागी, जो आप 30 विद्यार्थियों की ये टीम देख रहे हैं, जो इस पूरी प्रतियोगिता में कई दिनों से इसकी तैयारी कर रहे थे और उस प्रतियोगिता का आज फाइनल यहाँ पर आप सभी के सामने उसका प्रदर्शन करेंगे। तो निर्णायक मंडल में हमारे बीच में मौजूद हैं श्री M.K. राजौरिया जी, डिप्टी डायरेक्टर संसदीय विद्यापीठ। एक बार जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करिए। हमारे बीच में मौजूद हैं श्री ब्रज राजेश्वर शर्मा जी, अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट। हमारे बीच में मौजूद हैं श्री त्रिवेश गोस्वामी जी, अंडर सेक्रेटरी MP विधानसभा सेक्रेटरीट। हमारे बीच में युवा संसद प्रभारी मैडम श्रीमती अनीता गेंदर मैडम हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैडम का भी स्वागत करिए। हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं हमारे संस्थान के माननीय प्राचार्य महोदय प्रोफेसर शिव कुमार गुप्ता सर का। एक बार जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत। हमारे अधिष्ठाता महोदय प्रोफेसर जयदीप मंडल सर, हमारे सभी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गर्ग सर, प्रोफेसर ओझा सर, डॉक्टर रूपेश कौशिक जी और हमारी रत्माला आर्या मैम और सभी हमारे साथियों का स्वागत। और अब सीधे इस कार्यक्रम का हम प्रारंभ करें तो सबसे पहले मैं माननीय सभी अतिथियों से और माननीय प्राचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि मां सरस्वती के ऊपर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का आज यहाँ शुरुआत करें। मैं सभी माननीय अतिथियों से अनुरोध करूंगा दीप प्रज्वलन के लिए और माँ सरस्वती के माल्यार्पण के लिए। प्लीज़। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा।
माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यगण, आज इस गरिमामयी अवसर पर आप सभी को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह सदन हमारे लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है, जहां देश के करोड़ों नागरिकों की आशाएं, अपेक्षाएं और विचार प्रतिनिधित्व पाते हैं। हमारा लोकतंत्र संवाद, सहमति और विचार विमर्श की मजबूत परंपरा पर आधारित है। संसद केवल कानून बनाने का मंच नहीं है, बल्कि यह वह स्थान है जहां राष्ट्र के भविष्य की दिशा और दशा निर्धारित की जाती है। मुझे विश्वास है कि इस सत्र में आप सभी सदस्य राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए सार्थक विचार विमर्श करेंगे और ऐसे निर्णय लेंगे जो भारत को प्रगति, समानता और समावेशिता के नए शिखर तक पहुंचाएगी। मैं आशा करती हूं कि यह सत्र सार्थक और फलदायी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं युवा संसद के इस सत्र की कार्यवाही प्रारंभ करने की घोषणा करती हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जल वितरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगल गायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्यगण, मैं राष्ट्रीय युवा संसद के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सभी से अनुशासन, सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ भाग लेने की आग्रह करती हूँ। आइटम नंबर 1, मोशन ऑफ थैंक्स ऑन ऑनरेबल प्रेसिडेंट्स एड्रेस, कुमारी आकांक्षा सिंह। Thank you, ma'am. I rise to move the motion that the members of this House assembled in this session are truly grateful to the Honorable President for the address, which she has been pleased to deliver to this House of Parliament. Thank you, ma'am. Honorable Member Shri Rudraksh Soni. Speaker Madam, I second the motion. Now, the House will take up discussion on motion of thanks to President's address. Honorable Member Shri Abhay Singh. माननीय अध्यक्ष महोदया, राष्ट्रपति महोदया ने नवाचार और आत्मनिर्भर भारत की एक सुंदर परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। परंतु आज सरकारी अस्पतालों में बदहाली है, युवा बेरोजगार है और महंगाई से जनता त्रस्त है। ऐसे में विकसित भारत 2047 तो केवल सपना सा लगता है। अब सरकार को ये सिद्ध करना होगा कि विकास केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में दिखाई दे। धन्यवाद। Honorable Home Minister Shri Shivansh Pandey. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिवादन पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूँ। उन्होंने अपने संबोधन में लोकतंत्र की गरिमा, संसदीय संवाद की महत्ता और 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को प्रस्तुत किया।
उनके द्वारा जिक्र किया गया आत्मनिर्भर भारत हमारे लिए मार्गदर्शक होगा। अंत में मैं एक बार पुनः महामहिम जी को धन्यवाद अर्पित करते हुए इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। The question is that motion of thanks to President's address shall be passed without any amendment. Those who are in favor, please say aye. Aye. Those who are in against, please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is passed. Now, we will proceed towards the oath or affirmation of newly elected members. Secretary General, please. Kumari Meera Ji Nair E, who stands elected from the constituency of Kerala, will now take oath or affirmation. Madam, do you want to take oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take the oath? In Malayalam, please. ലോകസഭയിലെ അംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മീരാജി നായർ എന്ന ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയോട് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസവും കൂറും പ്രദർശിപ്പിച്ചു കൊള്ളാമെന്നും ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമെന്നും ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്ന കടമ വിശ്വസ്തയോടെ നിർവഹിക്കുമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. Kumari Arpita Das, who stands elected from Dispur, constituency of Assam, will now take oath or affirmation. Madam, do you want to take oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take the oath? In Assamese language. मैं अर्पिता दास लोकसभा सदस्य हिसाबे निर्वाचित हुए ईश्वर नामत शपथ खाऊचे विधि द्वारा स्थापित भारतर संविधानर प्रति मैं सत्य निष्ठा आरु विश्वास राखिम। भारतर प्रभुत्व आरु अखंडता आखुणु राखिम आरु मैं ग्रहण करा पदर कर्तव्य निष्ठारे पालन करिम। Honorable members, with great sorrow and regret that I inform this House about the sad demise of a distinguished parliamentarian, Shri Surendra Singh Ingati. He was a respected leader from Assam and served the nation with utmost integrity. His simplicity and devotion to public service leaned him towards the respect. I extend my heartfelt condolences to his family, friends, and relatives. May his soul rest in peace and may his legacy continues to inspire us all. असम के वरिष्ठ नेता श्री सुरेंद्र सिंह जी हमारे सदन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। उनका असमय हमारे बीच से जाना पूरे देश के लिए एक अपूर्ण क्षति है। हम उनके परिवार और असम की जनता के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। आज यह सदन गहरे दुख के साथ श्री सुरेंद्र सिंह इंगती जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। करबी आंगलोंग असम में जन्मे श्री इंगती जी ने लोकसभा सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री के रूप में अहम भूमिका निभाई। करबी आंगलोंग ऑटोनॉमी मूवमेंट में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। In this moment of grief, I extend my heartfelt condolences to his family, friends, and supporters. Om Shanti. As a mark of respect, I request the House to observe few moments of silence.
Secretary General may forward the message of condolences to the bereaved family. Yes, I'll convey the message. Now, introduction of new ministers. I request Honorable Prime Minister to introduce new ministers. धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं पूरे सदन को हमारे मंत्रिमंडल से परिचित कराना चाहता हूं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कुमारी शिवा तिवारी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री रुद्राक्ष सोनी जी। Now, the question hour begins. Question number 101, Kumari Gargi Shukla. धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। भारत योग की जननी, आयुर्वेद का दाता, किंतु आज यहाँ अस्पताल की हालत पाताल हो गई है। महोदया, पीएमसीएच पटना एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल, जिसे 5500 करोड़ की लागत से बनवाया गया, किंतु आज वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर वेंटिलेटर नहीं, स्ट्रेचर नहीं, ब्लड बैंक नहीं, एम्बुलेंस नहीं। आखिर ये अस्पताल है या खंडहर? हालत तो ऐसी हो गई है महोदया, मरीज दम तोड़ता है, इनकी सियासत मुस्कुराती है और इलाज के नाम पर तो बस राजनीति ही नजर आती है। मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिप सिरप की 22 बच्चों की मौत हुई। 2023 में इसी सिरप से गैम्बिया में 70 और उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हुई, तो हमारी सरकार ने मुंह पे चुप्पी साध रखी थी। महोदया, ये सिर्फ आर्थिक नीतियों का नहीं बल्कि मासूम जिंदगियों का सवाल है। अतः मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि भारत के अन्य अस्पतालों में ऐसी लापरवाही और त्रासदी दोबारा ना हो एवं दवाओं की गुणवत्ता में कोई भी समझौता ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। Honorable Minister of Health and Welfare. माननीय अध्यक्ष महोदया, आज इस सदन में विपक्ष ने अस्पतालों की तुलना पाताल से करके उन हजारों लाखों डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का अपमान किया है जो दिन रात हमारे देश की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। महोदया, 5540 करोड़ की लागत से पीएमसीएच एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और यह 3 चरणों में पूरा किया जाना है। मैं आपके माध्यम से विपक्ष को बताना चाहती हूं कि मई 2025 में ही इसके पहले चरण के तहत 1117 अत्याधुनिक बेड, 65 ऑटोमेटेड आईसीयू बेड और 44 पोस्ट आईसीयू बेड आम जनता के लिए खोल दिए गए हैं। माननीय मंत्री का फैसला आप जनता को लेने दीजिए। महोदया, 2028 तक पीएमसीएच 5462 बेड वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होगा। मैडम, बच्चों की मौत पर राजनीति करना शायद सबसे निचले स्तर की राजनीति होगी। हमारी सरकार ने 9 अक्टूबर की घटना के 24 घंटे के भीतर ही ना केवल उस बैच को सीज किया बल्कि संबंधित निर्माता कंपनी का निर्माण लाइसेंस भी रद्द कर दिया और भविष्य में किसी भी मासूम की जान पर जोखिम ना पड़े, इसके लिए हमारी सरकार ने सुरक्षा कवच 2026 लाया है। अब हर सिरप पर ट्रैक एंड ट्रेस क्यूआर कोड अनिवार्य है और संशोधित ड्रग एक्ट 2026 के तहत मिलावटी दवा बनाने वालों के लिए आजीवन कारावास और 50 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। मैडम, आज विपक्ष की स्थिति देखकर भोजपुरी की कुछ लाइनें याद आती हैं। आंदोलन के नाम पे सरकार गिरावत रहला, आंदोलन के नाम पे फोटो खिंचावत रहला और टीवी पे बैठ के सरकार गिरावत रहला। काम के नाम पे तो कुछ कैला ना जी, आज विकास देख के काहे दिल मिलावत रहला। धन्यवाद महोदया। Question number 102, श्री त्रियोगी। धन्यवाद महोदया। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार से उस विषय पर प्रश्न पूछना चाहता हूं जो इस देश की नींव से जुड़ा हुआ है। सरकार विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल के तहत यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई जैसे दशकों से कार्य कर रहे संस्थानों को एकीकृत करने की बात करती है। क्या सरकार यह मानती है कि केवल नाम और ढांचे बदल देने से शिक्षा की गुणवत्ता अपने आप सुधर जाएगी? इसके अतिरिक्त शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी और छात्रों की शिकायतों के लंबित रहने जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। क्या सरकार इसके लिए कोई प्रभावशाली कदम उठा रही है? महोदया, हाल ही में यूजीसी ने 32 फर्जी विश्वविद्यालयों की पहचान की है।
यह अत्यंत चिंताजनक विषय है कि वर्षों से छात्रों का भविष्य अंधकार में है। अंत में मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये संस्थानों के नाम बदलने वाली सरकार छात्रों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए और शिकायतों के निवारण के लिए कोई प्रभावशाली कदम उठाएगी? धन्यवाद। माननीय शिक्षा मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदया, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जमीन पर उतारने और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस विधेयक के तहत हमने यूनिफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है। यह विधेयक यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई जैसे कई निकायों को समाप्त कर एकल अधिष्ठान बनाता है, जिससे नियमों का दोहराव खत्म होगा और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। अध्यक्ष जी, इस विधेयक के तहत हमने फेसलेस एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम का भी प्रावधान किया है। तकनीक आधारित सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से निरीक्षण और अनुमति की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार और मानवीय हस्तक्षेप खत्म होगा। अध्यक्ष जी, इस विधेयक के तहत हमने ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम का भी प्रावधान किया है। इस सिस्टम के माध्यम से छात्रों की शिकायतों का त्वरित निवारण होगा। अध्यक्ष जी, इस विधेयक के माध्यम से हम फर्जी शैक्षणिक संस्थानों पर अंकुश लगाएंगे। बिना मान्यता प्राप्त मिनिस्टर प्लीज कंक्लूड। बिना मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ 10 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दंड का कड़ा प्रावधान है, जो छात्रों की भविष्य की रक्षा करेगा। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता और छात्रों की शिकायत के निवारण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 103, कुमारी यतिका। Honorable Speaker, ma'am, I would like to ask the Honorable Foreign Minister, is the government merely patting itself on the back by projecting approx 190 billion bilateral trade between India and US in 2023 as a major diplomatic achievement? लेकिन आज जब ईरान-इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के कारण पश्चिम एशिया में तेल की आपूर्ति और समुद्री व्यापार मार्गों पर अनिश्चितता बनी हुई है और भारत का 85% तेल आयात के माध्यम से पूरा होता है, तो मेरा विदेश मंत्री महोदय से यह सीधा और स्पष्ट प्रश्न यह है कि when India's strategic and energy dependence on major power like US and Russia appears to be continuously increasing, so who is accountable for that? क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि इस निर्भरता को कम करने तथा वैश्विक संघर्षों के बीच रणनीतिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अब तक कौन से कदम उठाए गए हैं? Honorable Minister of External Affairs. Honorable Speaker, ma'am, I thank the honorable member for raising this important and thoughtful question. I wish to take this opportunity to clarify and present the unbiased facts regarding the foreign policy of India. सर्वप्रथम मैं यह स्पष्ट कर दूं महोदया कि भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत है भारत का राष्ट्रहित सर्वोपरि, our national interest first. And as far as import of 85% of its crude oil is concerned, and regarding the tensions in the Middle East, whether it is Iran-Israel conflict or disruptions in the maritime routes, India's stand is clear: dialogue, diplomacy and de-escalation. और मैं कहना चाहूँगा महोदया, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम? अरे भाई, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही क्या है? Iran is an important ally in energy and connectivity, and Israel is a key partner in defense, technology and innovation, which was also evident in the bravery of Operation Sindoor as well. आज मैं विपक्ष की संकीर्ण सोच और कुंठित मानसिकता को यह स्मरण कराना चाहूँगा महोदया कि यह दृष्टि भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान भी दिखाई दी थी, जिसका मूल मंत्र था अयम निजः परो वेति गणनाम लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम. Honorable Minister, please conclude. कुछ क्षणों की अनुमति और चाहूँगा महोदया. जहाँ तक बात रही भारत की आत्मनिर्भरता की, तो मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियाँ स्मरण हो रही हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विश्रहित विनीत सरल हो. सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमक रहा उसके पीछे जब जगमग है, उसके पीछे जब जगमग है.
बात रही देश की ऊर्जा सुरक्षा की महोदया, तो मेरी विपक्ष की साथी ने एक सवाल उठाया। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने ऑयल रिजर्व्स का लगभग 85% तेल गैर खाड़ी देशों से आयात करने की रणनीति पर कार्य योजना बना रही है। और अंत में अध्यक्ष महोदया, आज इस सदन में विपक्ष की नेत्री यहाँ विराजमान है। मैं आपके माध्यम से इस सदन में यह आश्वासन देना चाहूँगा कि ये नया भारत है। ये भारत न आँख उठाकर बात करेगा, न आँख झुकाकर बात करेगा, बल्कि अपनी बात को सुदृढ़, स्पष्ट और सामर्थ्यशाली तरीके से आँख में आँख डालकर करेगा। धन्यवाद। Question number 104, Shri Uday Kumar. Honorable member is absent. Question number 104, Kumari Suruchi Pandey. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि जो बजट उन्होंने पेश किया है वो आखिर किसके लिए किया है, क्योंकि इतिहास में पहली बार पर्सनल इनकम टैक्स से होने वाली कमाई कॉर्पोरेट टैक्स से ज़्यादा हो गई है, जिससे मध्यम वर्ग गरीब होता जा रहा है। महोदया, हमारे देश का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 80% से भी अधिक है, जिसका भार पूर्ण रूप से देश का मध्यम वर्ग उठा रहा है। तो मेरा वित्त मंत्री जी से ये स्पष्ट प्रश्न है कि देश में इस बढ़ते टैक्स गैप को कम करने और मध्यम वर्ग की आमदनी को सुरक्षित रखने के लिए आखिर कौन से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। महोदया, वर्तमान स्थिति को देख के मुझे इमरान प्रतापगढ़ी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि मोहब्बत भाईचारे के पुराने दिन ही लौटा दो, वे सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक, हमें ऐसा करो कि साहेब वो पुराने दिन ही लौटाओ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये बताना चाहती हूँ कि यह चिंता कम और भ्रम अधिक है। माननीय सदस्य का कहना है कि पर्सनल टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स से ज़्यादा है। अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है महोदय। कॉर्पोरेट टैक्स में कमी किसी कंपनी को फायदा देने के लिए नहीं, बल्कि विकसित भारत 2047 को ध्यान में रखते हुए निवेश बढ़ाने, रोजगार पैदा करने और भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे लाने के लिए है। बात रही मिडिल क्लास की, तो 12 लाख तक की आय पर जीरो टैक्स लगाया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया गया है। हमारा डेट टू जीडीपी रेशो आज लगभग 81% है, जो कि कई विकसित देश जैसे अमेरिका और जापान के मुकाबले काफी कम है। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं बताना चाहती हूँ कि समस्या न नीतियों में है न आंकड़ों में, समस्या उस सोच में है जो हर उपलब्धि में कमियां ढूंढती है। अध्यक्ष महोदया, यह सरकार न केवल अमीरों की है न केवल गरीबों की, यह सरकार 140 करोड़ भारतीयों की सरकार है। अंत में चंद पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि लहजे में बदजुबानी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, कि लहजे में बदजुबानी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं, वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, श्री अभिषेक। माननीय अध्यक्ष महोदया, आज मैं इस गरिमामय सदन में राजनीति करने नहीं बल्कि उन परिवारों की आवाज लेकर खड़ा हूं जिनके घरों के दीपक उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लहरों में बुझ गए। महोदया, सवाल सीधा है, क्या सरकार को उन मौतों के बारे में पता है या सरकार अभी भी उन सरकारी फाइलों में समाधान ढूंढ रही है? महोदया, मैं रक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या उन्होंने समुद्री जहाजों की सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान किया है, और अगर किया है तो कागजों से निकलकर जमीन पर कब आएगा? क्योंकि हमारे समुद्री जहाजों के नाविकों को अपनी सुरक्षा के लिए आश्वासन चाहिए कि हमारी भारतीय नौसेना के विस्फोट केवल परेड के लिए नहीं, वो उनकी सुरक्षा के लिए है। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, हमने खामोश रहकर अपने बहुतेरों को खोल लिया, उन कागजी फाइलों में इंसाफ काफी रोल लिया। अब वह वक्त आया है जब वह समंदर भी वह हुंकार लेगा, जब जो ललकारेगा इस भारत को वह अपना विनाश लेगा। माननीय रक्षा मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन की हवाओं में एक भारीपन है। ये भारीपन केवल कागजों और आंकड़ों का नहीं, बल्कि उन 5 घरों की बुझी हुई उम्मीदों का है, जिनके आंगन के चिराग अब समुद्र की लहरों में कहीं खो गए हैं।
मैं यहाँ केवल सरकार का पक्ष रखने नहीं, अपितु उन परिवारों के प्रति इस सदन की ओर से संवेदना प्रकट करने के लिए खड़ी हूँ। माननीय सदस्य पूछ रहे हैं क्या सरकार केवल घटनाओं का इंतजार कर रही है, तो इस पे मुझे जयशंकर प्रसाद जी की कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धैर्य प्रतिकूल न हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भारत की रणनीति की जीवन रेखा है। हाउदी हमलों और समुद्री आतंकवादी ने इस क्षेत्र को अघोषित युद्ध क्षेत्र बना दिया है, लेकिन भारत चुप नहीं बैठा है। महोदया, मैं आपके माध्यम से विपक्ष को ये बता देना चाहती हूँ कि ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय नौसेना वहाँ पहले से तैनात थी। पिछले 12 महीनों में 35 से अधिक सफल रेस्क्यू अभियान पूरे हुए हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मझधार में कश्ती है तो क्या, हम साहिल ढूंढ ही लेंगे, समुद्र कितना भी गहरा हो, हम अपनी मंजिल ढूंढ ही लेंगे, हम अपनी मंजिल ढूंढ ही लेंगे। जय हिंद, जय भारत। The House will take the rest of the questions in next session. Now, papers to be laid. Minister of Environment, Forest and Climate Change. Speaker Madam, I rise to lay on the table. Firstly, a copy of the annual report, Hindi and English versions of the National Clean Air Program regarding measures taken to control air pollution in 131 cities across India for the financial year 2024 and 2025. Secondly, a copy of the Statement on Air Quality Monitoring and Pollution Reduction Strategies, highlighting the government's target of reducing PM10 pollution levels by up to 40% by 2026 compared to 2017 levels. Message from Rajya Sabha. Secretary General, please. Ma'am, in accordance with the provision of Rule 127 of Rules of Procedure of Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on 17 December 2025 agreed without any amendment to the Sabka Bima Sabki Raksha Bill 2026, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on 16 December 2025. Honorable Minister of Health and Welfare to introduce the bill. Honorable Speaker Madam, I beg to move for leave to introduce the Health Security se National Security (CES) Bill 2026 to provide for levy of a league and on notified demerit goods for strengthening health and national security. Thank you, Madam. The question is that leave be granted to introduce the bill further to amend the Health Security CES Bill 2026. Those who are in favor, please say aye. Aye. Those who are in against, please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Leave is granted. Now, the House will take up consideration of the Viksit Bharat Ji Ramji Bill 2026. Honorable Minister of State for Rural Development to introduce the bill. धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। भारत के श्रमिकों और आत्मनिर्भर ग्रामीणों की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने वाला ये विधेयक विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण की रूपरेखाएं सदन के समक्ष प्रस्तुत हैं। मैडम, दिस बिल प्रोवाइड्स अ स्टैट्यूटरी गारंटी ऑफ 125 days of wage employment, integrating Viksit Bharat 2047 with digital transparency and sustainable infrastructure. महोदया, विपक्ष इस बिल के विरोध में है, परंतु मेरा उनसे सीधा प्रश्न है, यदि शहर आधुनिक तकनीक की तेज रफ्तार से दौड़ेंगे और गांव बेरोजगारी की पुरानी जर्जर व्यवस्था में फंसे रहेंगे तो क्या ये राष्ट्र प्रगति कर पाएगा? नहीं पाएगा। आपकी इस दोहरी व्यवस्था वाली पिछड़ी सोच को हम आधुनिक भारत की प्रगति में बाधा नहीं बनने देंगे। महोदया, इसमें महज गड्ढे खोदना शामिल नहीं, बल्कि नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक से आधुनिक गांवों का निर्माण शामिल है। मजदूरी को मजबूरी से निकालकर राष्ट्र निर्माण के गौरव में बदलते हुए सदन के विचारों में विविधता के विपरीत ये देश इस नई ऊर्जा को अपनाएगा, ऐसी मैं प्रबल इच्छा प्रकट करती हूँ। वीबीजी रामजी 2026 विधेयक की रूपरेखाएं सदन के समक्ष अवलोकन हेतु समर्पित है। महोदया, मेरा मानना है कि सदन के सभी मान्य सदस्य, चाहे वे किसी भी दल से जुड़े हों,
विकसित भारत जी राम जी बिल पर चर्चा का स्वागत करेंगे। मैं अब प्रस्ताव करती हूं कि विकसित भारत जी राम जी बिल 2026 पर सार्थक चर्चा की जाए। मोशन मूव्ड that a bill to provide for Viksit Bharat Ji Ram Ji bill for all the citizens of the country and for matters connected therewith and incidental thereto be taken into consideration. Honorable Member Shri Shiv Swaroop Mishra. माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर अपने विचार रखने का अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महोदया, गांधी जी ने कहा था, सरकार का हर नीति का पैमाना समाज का सबसे अंतिम और लाचार व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन आज इस वीवी जी राम जी बिल को देखकर ऐसा लगता है कि सरकार ने इस अंत्योदय के सिद्धांत को पूरी तरह से भुला दिया है। महोदया, बड़े ताज्जुब की बात है, जो सरकार लाल किले से चिल्ला चिल्ला कर नीति आयोग की बॉटम टू टॉप अप्रोच की बात करती थी, वही सरकार आज टॉप टू डाउन तानाशाही चला रही है। माननीय सदस्यगण, इस सदन की गरिमा बनाए रखें। महोदया, टूटे हुए लश्कर का भ्रम देख रहे हैं, टूटे हुए लश्कर का भ्रम देख रहे हैं, जिल्ले लाही के करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अक्ल पर हावी है तुम्हारी, तुम देख ना पाओगे जो हम देख रहे हैं। महोदया, मैं इसे कुछ आंकड़ों के साथ कहना चाहूंगा, जो कि मेरी मन की बात नहीं है, बल्कि इन्हीं के NSSO के आंकड़े बताते हैं कि आज भी 65% ग्रामीण भारत शारीरिक श्रम पर निर्भर है, जिसके कल्याण के लिए इस बिल की धारा 11 कहती है, काम ना मिलने पर सरकार मजदूर को उसकी मजदूरी का 1/4 हिस्सा मुआवजे के तौर पर देगी। यानी अगर मजदूरी 260 रुपए है तो मजदूर को मिलेंगे सिर्फ 65 रुपए। अरे इससे ज्यादा तो आज के समय दान मिल जाता है। महोदया, ऑनरेबल मेंबर प्लीज कंक्लूड फास्ट। जी महोदया। महोदया, इन्होंने अपने बेरोजगार बनाओ नीति को आगे बढ़ाते हुए न केवल मजदूरों से मनरेगा कार्ड छीन लिया, बल्कि 5.7 करोड़ मजदूरों का नाम बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के नाम पर लिस्ट से हटा दिया गया। अरे सूट बूट की सरकार जब खेत में काम करते करते हाथों के निशान घिस जाते हैं, तब आपकी मशीन उस मजदूर को पहचानने से मना कर देती है और उसी के साथ उस पर काम चोर का ठप्पा लगा दिया जाता है। महोदया, अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, ये जो सच और झूठ में दूरी है वो दूरी समझते हैं, ये जो सच और झूठ में दूरी है वो दूरी समझते हैं। सियासी हाकिमों की हम भी मजबूरी समझते हैं, ये अपना हक समझते हैं निवाला छीन लेने को, डकैती को बहुत से लोग मजबूरी समझते हैं। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुमारी रेहाना। माननीय अध्यक्ष महोदया, अभी अभी मेरे विद्वान विपक्षी मित्र ने गांधी जी के तलिस्मान की दुहाई दी। बड़े दुख की बात है कि जो लोग दशकों तक सत्ता में रहकर गरीबी हटाओ का नारा देते रहे, आज वे ही लोग मजदूरों को गरीबी के स्थायी दलदल में बनाए रखने की वकालत कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदया, विपक्ष ने टॉप डाउन अप्रोच और पंचायतों की स्वायत्तता का रोना रोया, मगर महोदया, मनरेगा के समय तो पंचायतों की हालत यह थी कि पैसा पंचायत तक तो पहुंचता था, लेकिन मजदूरों तक पहुंचते पहुंचते गायब हो जाता था। हमने जनधन योजना के जरिए हर मजदूर को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। आज दिल्ली से बटन दबता है और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए सीधा मजदूर के खाते में पहुंच जाता है। अध्यक्ष महोदया, विपक्ष ने बड़ी चतुराई से धारा 11 के प्रावधान को दान कह दिया, लेकिन महोदया, इनके समय तो मजदूरों को काम मांगने के लिए भी दफ्तरों के बाहर भीख मांगनी पड़ती थी। 65 रुपए की बात करने वाले ये बताए कि उनकी सरकार के समय आखिर मजदूरों की मजदूरी क्यों अटकी रहती थी। अध्यक्ष महोदया, NSSO के इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट का हवाला देने वालों को मैं बता दूं कि उसी रिपोर्ट में डिजिटल क्रांति की सराहना भी करी गई है। 5.7 करोड़ नाम काटे नहीं गए महोदया, वे फिल्टर किए गए हैं। वे घोस्ट मजदूर थे जो कागजों पर तो मजदूरी ले रहे थे, मगर असल में उनका कोई वजूद ही नहीं था। अध्यक्ष महोदया, बायोमेट्रिक से विपक्ष को इसीलिए तकलीफ है क्योंकि अब अंगूठे के निशान चलेंगे, उनके फर्जी दस्तखत काम नहीं आने वाले। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी, तुम्हारी लूट की महफिल हम सजने नहीं देंगे, झूठ का ये ढोल सदन में बजने नहीं देंगे। अब मजदूर के हाथ में बेबसी नहीं, उसका अपना अधिकार होगा। ये बिल गरीबी के अंधेरे में उसके सुनहरे कल का आधार होगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री शिवांश पांडे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। महोदया, आज मैं इस एक साधारण विधेयक के समर्थन में नहीं खड़ा हूँ। आज मैं उस नए भारत की आवाज़ बनकर खड़ा हूँ जो गांव की मिट्टी से उठकर विश्व मंच तक जाना चाहता है। महोदया, वीबी जी राम जी विधेयक केवल एक सरकारी योजना नहीं है,
बल्कि ये उस ग्रामीण भारत की पहचान है जिसकी अस्मिता, आत्मनिर्भरता और आकांक्षा आज पूरा विश्व देख रहा है। महोदया, दशकों तक हमने देखा कि इस देश के गरीबों को बड़े बड़े सपने दिखाए गए, उन्हें अधिकारों के बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन वास्तविकता क्या थी? वास्तविकता कतारें थी महोदया, वास्तविकता बिचौलिए थे और उस व्यवस्था को अंदर से खोखला करता हुआ भ्रष्टाचार था। और उसी भ्रष्ट लीकेज सिस्टम पे सर्जिकल स्ट्राइक करता हुआ ये वीबीजी रामजी विधेयक आज हमारी केंद्र सरकार प्रस्तुत कर रही है। महोदया, एक वो भी दौर था जब स्वयं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री कहा करते थे कि वो 1 रुपया ऊपर से भेजते हैं तो मात्र 15 पैसे नीचे तक पहुंच पाते हैं, बाकी के 85 पैसे मिडिल मैन खा जाते हैं। किंतु आज का दौर है महोदया जो मिडिल मैन का नहीं, जो डिजिटल मैन का है, जो बिचौलियों का नहीं, जो विकास का है। माननीय सदस्यगण कृपया बैठ के अपनी बात रखें। अध्यक्ष महोदया, मनरेगा में 100 दिनों का गारंटीड रोजगार मिलता था, किंतु वीबीजी रामजी विधेयक के जरिए हमने 125 दिनों के गारंटीड रोजगार देने का भी प्रावधान किया है। और ये केवल कोई खोखली गारंटी नहीं है, इसके लिए हमने 1,51,282 करोड़ से अधिक की राशि का भी प्रावधान किया है। महोदया, हमारी सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया था कि हम गरीबों, वंचितों और पिछड़ों की सरकार होंगे। अपने उसी संकल्प को पूरा करते हुए साप्ताहिक मजदूरी वितरण को अनिवार्य करके मजदूरी वितरण में हो रही अनियमितता और देरी को दूर करने का कार्य भी हमारी केंद्र सरकार ने किया है। महोदया, दशकों से देरी की कीमत देश का गरीब मजदूर चुकाता था, किंतु अब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सुशासन में देरी की कीमत देश का गरीब मजदूर नहीं, देरी की कीमत देरी करने वाला चुकाएगा। इसके अलावा महोदया, कुछ लोग इस बात पर भी राजनीति कर रहे हैं कि हम गांधी जी को नहीं मानते, तो मैं उन्हें बता दूं कि हम गांधी जी को भी मानते हैं और गांधी जी की भी मानते हैं। और उन्हीं महात्मा गांधी जी का कहना था कि भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है। उनकी सोच थी ग्रामोदय से सर्वोदय की, यानी कि जब भारत के गांवों का उदय होगा तभी भारत राष्ट्र का उदय हो सकेगा। और उन्हीं महात्मा गांधी जी के आदर्शों को आधार बनाकर ये वीबीजी रामजी विधेयक आज हमारी सरकार सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही है। महोदया, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वीबीजी रामजी विधेयक केवल एक रोजगार योजना नहीं है। ये विधेयक उस मजदूर की कहानी है जो अब मजबूर नहीं बल्कि विकसित भारत का सहभागी होगा। ये विधेयक उस नए भारत की कहानी है जहाँ किसान मजबूत होंगे, जहाँ देश सशक्त होगा और जहाँ मजदूर सम्मान के साथ जीवन जी सकेंगे। अतः अध्यक्ष महोदया, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तमाम मतभेदों के बावजूद ये सदन इस विधेयक को पारित करेगा और राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक मजबूत कदम उठाएगा। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अभय सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदया, भारत के श्रम और रोजगार मंत्रालय की भूमिका न्यूनतम मजदूरी और श्रमिक अधिकारों की सुरक्षा रही है। यही कारण रहा है कि मनरेगा स्कीम के तहत देश में 5.5 करोड़ परिवारों का जीवन स्तर उठा है, जिसकी सराहना विश्व बैंक और अनेक अर्थशास्त्रियों ने भी की है। पर वीबीजी रामजी विधेयक में इस मंत्रालय की भूमिका अत्यंत ही सीमित है। सरकार इसको अच्छे से स्पष्ट करे। आपकी इसी आधी अधूरी तैयारी पर मुझे अमर सक्सेना साहब का एक शेर याद आता है कि हमको नीति बताकर चल दिए, मंत्री जी मुस्कुराकर चल दिए। हमको नीति बताकर चल दिए, मंत्री जी मुस्कुराकर चल दिए। वादा किया था आपने कि घर बनाकर देंगे, पर आप तो केवल नक्शा बनाकर ही चल दिए। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर कुमारी उन्नति पाटीदार। धन्यवाद महोदया। फसल उगाई, खेत सजाए, मेहनत की हर बार, फिर भी किसान के हिस्से आया सिर्फ उधार। देश का पेट भरने वाला थक गया आज, फिर भी सुनता है सिर्फ झूठे वादों की पुकार। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आज इस गरिमामयी सदन में वीबीजी रामजी विधेयक के विरोध में खड़ी हूँ। इस नए कानून के तहत सरकार ने रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 कर दिया है, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट की माने तो भारत में केवल 45 दिनों का रोजगार दिया जाता है और केवल 2% लोग ऐसे हैं जिन्हें 100 दिनों का रोजगार मिलता है। महोदया, लगता है सरकार ने रोजगार के दिन बढ़ाने से ज्यादा तो घोषणाओं के दिन बढ़ा दिए हैं। इस नए कानून में सीजनल पॉज विंडो की बात करी है। महोदया, आखिर भूखे पेट रहने का भी कोई सीजन होता है? सरकार चाहती है कि इससे खेती के काम में कोई बुरा असर ना पड़े, लेकिन खेती के काम में बुरा असर तो हुआ ही नहीं। अरे बुरा असर तो अब होगा
किसानों की बार्गेनिंग पावर में। जो मजदूर मनरेगा के तहत साल भर सुरक्षा पाता था, अब उसे फसल कटाई के समय बेसहारा छोड़ दिया जाएगा। महोदया, यह अधिकार छीनने का बिल है, देने का नहीं। तो क्या अब हमारी सरकार के पास पैसा नहीं है? ज्यादा नहीं, इतना है कि फ्री में राशन दे सके, पर इतना नहीं कि वीपी जी राम जी जैसे विधेयक को खुद संभाल सके। इतना है कि किसान के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर सके, पर इतना नहीं कि भारत में रोजगार दे सके। अरे इतना है कि चुनाव के पहले लोगों को 10-10 हजार रुपए दे सके, पर इतना नहीं कि भारत का विकास खुद कर सके। ऑनरेबल मेंबर, प्लीज कंक्लूड। महोदया, इस देश में आपको फ्री में राशन मिल सकता है, पर रोजगार नहीं, क्योंकि सरकार को सिर्फ जिंदा वोटर्स चाहिए, कार्यरत मजदूर नहीं। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट। माननीय अध्यक्ष महोदया, नक्शा हमने बनाया है तो घर भी हम ही बनाएंगे। आप चिंता ना कीजिए, घर भी हम ही बनाएंगे। उम्मीदों के हर एक चिराग को हम ही सजाएंगे। आप बस कागजों में कमियां ढूंढते रहिए जनाब। हम गांव की पगडंडी को विकसित भारत का हाईवे बनाएंगे। सर्वप्रथम मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने मुझ जैसे किसान पुत्र को यह मंत्रालय का कार्यभार सौंपा। जैसा कि अभी बताया कि मनरेगा के अंतर्गत कितना काम मिलता है, तो माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से विपक्ष से पूछना चाहूंगा, अगर यही सच्चाई है तो क्या हमें इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है? महोदया, इसी समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए यह वीपी जी राम बिल लाया गया है। इस ऐतिहासिक बिल में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिनों तक कर दी गई है। अगर महोदया रिपोर्ट्स की माने तो पिछले वर्ष लेबर पार्टिसिपेशन में 5% की वृद्धि देखी गई है। इसलिए अतिरिक्त 25 दिन मील का पत्थर साबित होंगे। और इसके साथ ही जवाबदेही को बढ़ाने, भ्रष्टाचारी रूपी दीमक को खत्म करने के लिए इस बिल में डिजिटल ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म जैसे कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस, जियो टैगिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम को भी अपनाया गया है, ताकि रोजगार के अवसर सीधे ग्रामीण स्तर तक पहुंचे। और जहां तक सीजनल पॉज का प्रश्न है, तो कृषि के महत्वपूर्ण समय जैसे कि बुआई और कटाई में किसानों को अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, विशेषकर पंजाब और हरियाणा में। इसलिए इस बिल में 60 दिनों के एग्रीकल्चर पॉज का प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को मजदूर मिलते रहें और कृषि उत्पादन के कार्य में कोई बाधा ना आए। और माननीय अध्यक्ष महोदया, कुछ लोग तो हम पर आरोप लगाते हैं कि हमें हमारे श्रमयोगी भाइयों की चिंता नहीं है। तो महोदया, मैं आपके माध्यम से इन्हें स्पष्ट कर दूं कि हमें न केवल उनकी बल्कि पूरे 140 करोड़ देशवासियों की एक परिवार की तरह चिंता है। हमारे लिए पूरा देश ही हमारा परिवार है। अंत में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे भी इसके लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद महोदया। धन्यवाद महोदया, इतनी गहन चर्चा में मुझे अवसर देने के लिए। महोदया, संविधान की मूल भावना है कि हर व्यक्ति के हाथों में शक्ति होनी चाहिए, परंतु यह विधेयक मूल भावना का खंडन करता है। महोदया, 60-40 मॉडल की बात की गई है। यूपी में 8 लाख करोड़ का कर्ज है, प्रति व्यक्ति 30,000 का कर्ज है। एमपी में 84,900 करोड़ का कर्ज है। यह एक साजिश है महोदया। पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम हटाया गया, अब 40% की बात कर मनरेगा को ही नष्ट करना चाहते हैं। महोदया, सरकार राम का नाम लगा बड़ी खुश हो रही है, फिर क्यों प्रतिदिन 467 मजदूर आत्महत्या के लिए मजबूर हैं? देश ये कैसा बनाया आपने, लूट कर पैसा कमाया आपने, जलते दिए भी बुझ गए। अजब दीपक राग गाया आपने, अजब दीपक राग गाया आपने। महोदया, इस सदन को याद दिलाना चाहूंगी कि नीतियां तो 1965 में बनी थी, जब आत्मनिर्भरता का आह्वान कर लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दे देश की दिशा व दशा दोनों बदली थी। आज हमें केवल राम का नाम नहीं, किसान का अधिकार चाहिए, हरित क्रांति जैसा विकास, मनमोहन सिंह जैसा विशेषज्ञ, पीवी नरसिम्हा राव जैसा दूरदर्शी नेता और
1991 जैसा बदलाव चाहिए, 1991 जैसा बदलाव। माननीय सदस्य श्री प्रियांशु। माननीय अध्यक्ष महोदया, विपक्ष ने आज कर्ज की बात की, नाम बदलने की बात की और पुराने दौर की दुहाई दी। तो मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि हम 1965 या 1991 के भारत में नहीं, बल्कि 2026 के उस न्यू इंडिया में जी रहे हैं जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। विपक्ष ने यूपी और एमपी के कर्ज के आंकड़े गिनाए। तो मैं बताना चाहता हूं कि अर्थशास्त्र का एक साधारण नियम होता है कि अगर आप घर बनाने के लिए लोन लेते हैं तो वह कर्ज नहीं, एक प्रकार का निवेश होता है। महोदया, यह कर्ज लाचारी का नहीं, विकास की रफ्तार का प्रतीक है। विपक्ष कह रहा है मनरेगा योजना को खत्म करना चाहते हैं। महोदया, यह सरासर गलत है। सत्य यह है कि हम इस योजना को रिसोर्सफुल बनाना चाहते हैं ताकि इनकी सरकार की बाती हम मजदूर को सिर्फ दिहाड़ी ना दें, बल्कि एक मजबूत बुनियादी ढांचा प्रदान कर सकें। महोदया, दिल्ली के नाम बदलने का जिक्र किया तो मैं बताना चाहता हूं एक जवाबी कदम है आक्रांताओं की पहचान को मिटाने का और भारत के गौरवशाली व पौराणिक सांस्कृतिक पुनः जागरण का। शास्त्री जी के नारे को याद दिलाया तो मैं भी याद दिलाना चाहता हूं कि आज हमारा जवान सिर्फ सीमा पर नहीं खड़ा बल्कि स्वदेशी तेजस उड़ा रहा है। हमारा किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि ऊर्जादाता व निर्यातदाता बन रहा है। और रही बात 1991 के बदलाव की तो वो आपकी मजबूरी थी, परंतु आज का यह बदलाव हमारी मजबूती है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आलोचना करना सरल है लेकिन निर्माण करना कठिन। और माननीय सदस्य कृपया अपनी बात जल्दी रखें। और जी महोदया, अंतिम दो पंक्तियों के माध्यम से मैं विपक्ष को नसीहत देना चाहता हूं कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर बार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदया। ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। ये जी राम जी बिल पढ़ने के बाद मुझे मराठी की एक कहावत याद आती है, जसं दिसते तसं नसते म्हणून जग फसते। अर्थात जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, और यही सच्चाई है इस सरकार की। जरा देश के चाय वाले से पूछिए जिसका धंधा आधा हो गया, उस रिक्शा चालक से पूछिए जो घंटों तक सवारी के इंतजार में खड़ा रहता है, देश के युवाओं से पूछिए जिनकी डिग्रियां हाथ में है पर नौकरी नहीं, देश के किसान से पूछिए जिसे फसल का सही दाम तक नहीं मिल पा रहा। महोदया, ये वही सरकार है जो बेरोजगारी पे सवाल उठने पर डेटा छिपा देती है और दावा करती है देश में नौकरियां बढ़ रही है। महोदया, सरकार के इन दावों पर दो पंक्ति याद आती है, तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अध्यक्ष महोदया, सरकार कहती है इस बिल से विकसित भारत बनेगा, लेकिन असल मकसद महात्मा गांधी के नाम को मिटाना और राम राज्य के नाम पर राजनीति करना है। महोदया, मनरेगा ग्रामीण गरीबों की लाइफलाइन थी। हमारा संविधान अनुच्छेद 41 के तहत काम के अधिकार की बात करता है, लेकिन ये बिल उस अधिकार को छीनकर गरीब मजदूरों को मोहताज बना रहा है। अध्यक्ष महोदया, इनकी मंशा तो देखिए, पिछले 10 साल से ये मनरेगा को खत्म नहीं कर पाए, इसलिए इन्होंने स्लो पॉइजन का रास्ता चुना। कभी बजट में कटौती की, कभी पेमेंट में भारी देरी, तो कभी ऐप और डिजिटल हाजिरी के जाल में मजदूरों को उलझाया ताकि ये योजना घुट घुट के दम तोड़ दे। और आज इस नए बिल के साथ इन्होंने मनरेगा के मूल सिद्धांतों की ही हत्या कर दी। महोदया, अच्छे दिन आने वाले थे, मगर लगता है रास्ते में ही अटक गए। जब मजदूरों की मांग बढ़ रही है और काम के दिन कम हो रहे हैं, तो अच्छे दिन भला कैसे आएंगे? वादों की बारिश तो हुई, मगर लगता है जनता तक पानी अभी भी नहीं पहुंचा। खोखले वादे, खोखली सरकार। इस देश के सामने इतने संकट है, परंतु सरकार को मनरेगा जैसी क्रांतिकारी योजना ही दिखाई दी।
ASER रिपोर्ट 2023 के अनुसार कक्षा 5वीं का बच्चा कक्षा 2री की किताब नहीं पढ़ पा रहा, बच्चा A फॉर एप्पल नहीं सीख पा रहा, आप उसे A फॉर आत्मनिर्भर रटा रहे हैं। महोदया, सरकार के इस हालत पर कुछ कहना चाहूंगी। तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं, तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। और अध्यक्ष जी, सत्ता के शोर में सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। जब शिक्षा कमजोर हो और स्वास्थ्य सेवाएं खुद ही बीमार हो, तो विकसित भारत सिर्फ कागजों पर दिखता है, हकीकत में नहीं। ये विकास नहीं, विनाश है। और अंत में महोदया, 2 पंक्ति कहना चाहूंगी। हरे पेड़ों से आरी चल रही है, लकड़हारों से इनकी यारी चल रही है। हमारे लोग काटे जा रहे हैं और आप कह रहे हो हुकूमत शाकाहारी चल रही है। इसी के साथ मैं और मेरा समुच्चय विपक्ष इस जन विरोधी बिल का पुरजोर विरोध करते हैं। जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। माननीय प्रधानमंत्री। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। आज हमारी सरकार ने सदन के पटल पर विकसित भारत जीराम जी बिल प्रस्तुत किया है। हमें बेहद खुशी है कि इस बिल के माध्यम से हमारी सरकार गांव, गरीब, मजदूर, किसानों के हाथ को मजबूत करने जा रही है। जहां आज तक हमारे मजदूर भाइयों को 100 दिन के काम का प्रावधान था, इस बिल के माध्यम से हमारी सरकार ने उसको बढ़ाकर 125 दिन करने का काम किया। हमारी सरकार ने जनधन योजना के माध्यम से महोदया 55 करोड़ लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का काम किया है, ताकि गांव, गरीब, मजदूर, किसान को उनके हक और उनकी मेहनत का पैसा सीधा उनके बैंक के खाते में मिल सके। जैसा कि गृह मंत्री जी ने कहा था कि पहले की सरकार में जब 1 रुपया दिल्ली से चलना शुरू करता था तो मजदूर के हाथ तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे बचते थे। विपक्ष की साथी ने इल्जाम लगाया कि आपका दावत का बिल कौन भरता है। मैं बताना चाहता हूं कि उस मजदूर की कमाई से आपकी दावतों के बिल भरे जाते थे। ऐसे अच्छे दिन थे माननीय हमारे विपक्ष के। मुझे तो उस समय के कवि की पंक्तियां याद आती हैं कि काजू भुने प्लेट में, मदिरा गिलास में, राम राज्य उतरता था विधायक निवास। नेता प्रतिपक्ष ने बार बार कहा अच्छे दिन अटक गए हैं, अच्छे दिन नहीं आएंगे। मैं उनकी बात से एकदम सहमत हूं, क्योंकि देश की जनता जान गई है अब विपक्ष के अच्छे दिन कभी नहीं आए। मैं पूरे सदन के सामने एक ऑडिट रिपोर्ट का जिक्र करना चाहता हूं जो विपक्ष के समय की है। रिपोर्ट बताती है कि एक मजदूर को पेमेंट हुई जिसका नाम राम था, उसको भुगतान हो गया। दूसरे मजदूर को भुगतान हुआ, उसका नाम भी राम था। ऐसे करते करते एक मजदूर के नाम पर 100 बार भुगतान हुआ। आपने राम के नाम पर मजदूरों को ठगने का काम किया है। हमारी सरकार जी राम जी बिल के माध्यम से मजदूरों के हाथ को मजबूत करने का काम कर रही है। हमारी सरकार नाम बदलने वाली सरकार नहीं है, विकसित भारत का निर्माण करने वाली सरकार है। आज तो विपक्ष ने शेर पे शेर पड़े। मैं तो सुन रहा था, एक विपक्ष के साथी ने कहा कि बारिश हो रही है, घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जल जीवन मिशन के माध्यम से 17 करोड़ घरों तक सीधा पानी पहुंचाने का काम किया।
मैं तो जल शक्ति मंत्री से आग्रह भी करना चाहता हूं कि जिनके घरों तक पानी नहीं पहुंचा है उन्हें भी इस योजना का बराबर लाभ मिलना चाहिए। हमारा संकल्प है महोदया, सबका साथ सबका विकास। 2047 तक हमारी सरकार भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। पर मैंने बार बार अनुरोध किया कि इस विकास की यात्रा में विपक्ष हमारे साथ आए, पर आज मैंने विपक्ष का जब रवैया देखा तो मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं। इनके साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा कि तुम करो वार कई तिल मिलाते हुए, हम सहेंगे सभी मुस्कुराते हुए। चक्रव्यूह साजिशों के रचाते रहो, पर विकसित भारत का ध्वज रहेगा लहराते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। Now, the question is that Viksit Bharat Ji Ramji Bill 2026 stands or not. Motion moved that bill shall be passed. Those who are in favor, please say aye. Aye. Those who are in against, please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Viksit Bharat Ji Ramji Bill 2026 hereby shall be considered pass. अगली सूचना तक यह सदन स्थगित रहेगी। गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आपने पक्ष विपक्ष और पूरे इस सदन की कार्रवाई को देखा और कैसे हमारी संसद, कैसे हमारी विधानसभाएं काम करती हैं, उसका एक सजीव प्रसारण आप सभी ने देखा। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ा समय और लगेगा। आप सबसे भी अनुरोध है कि थोड़ी देर और बैठेंगे, उसके बाद हम इस कार्यक्रम का विधिवत समापन करेंगे। तो इस अवसर पर हमारे बीच में मौजूद अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट श्री ब्रज राजेश्वर शर्मा सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और हम सभी को संबोधित करें। प्लीज सर। आदरणीय प्राचार्य महोदय, यहाँ पर उपस्थित प्रोफेसर, रीडर्स और अनेक विद्वज्जन हमारे समक्ष बैठे हैं। इस आयोजन को करने वाले शिक्षकगण जिन्होंने इसको आयोजित कराया, निश्चित ही हमें ऐसा लग रहा था कि हम लोकसभा में बैठे हुए हैं और आप सब लोकसभा का मंचन देख रहे हैं। ये देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसमें इतने अंतर्मन से और सीरियसली विषयों को चयन करना और उनको प्रस्तुत करना एक दर्शाता है कि हमारा लोकतंत्र जो है मजबूत होता जा रहा है। कहीं ना कहीं हम उस सही दिशा में जा रहे हैं, यहाँ हमें पहुँचना चाहिए। और मुझे लगता है कि जैसा कि मंशा है भारत सरकार की पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय विद्यापीठ के माध्यम से कि आप जैसे छात्र छात्राएं राजनीति में आएँ, जो आप प्रोफेशन जो चुन रहे हैं, जिन फील्ड्स में विधाओं में आप जाना चाहते हैं, उसके साथ साथ आप राजनेता बनने का भी प्रयास करें। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार का वो प्रयास सफल हो रहा है। यहाँ मुझे लगता है इतने विद्यार्थियों ने इसे देखा और हमारे प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रतिपक्ष के कई सदस्यों ने बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखा। तो उसको देख के लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा मुकाम बहुत, हमारा उज्जवल भविष्य है और हम बहुत हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। मुझे दुष्यंत कुमार की एक कविता याद आती है और मुझे लगता है कि आप सब उस कविता को चरितार्थ करेंगे। कहीं ना कहीं
इस देश को वहाँ तक पहुँचाएंगे। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। और इसकी अंतिम पंक्तियां बहुत अच्छी हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप सब में वो स्पार्क है, और निश्चित ही इस देश के लिए अच्छी साइन है कि मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा मंचन किया। मेरी शुभकामनाएं कि आप लोकसभा में पहुँचें, विधानसभा में पहुँचें, और आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं मध्य प्रदेश की विधानसभा में। कभी भी आप चाहें समय लें, हमारे साथ विधानसभा के अंडर सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, चलती हुई विधानसभा देखें। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं माननीय प्राचार्य महोदय से भी अनुरोध करूंगा कि वो हमें सभी का मार्गदर्शन करें, हम सभी को संबोधित करें। प्लीज सर। आज के युवा संसद प्रतियोगिता कार्यक्रम में सम्मानित एस.के. रजौरिया जी, ब्रजराजेश्वर शर्मा जी, श्री त्रिवेश गोस्वामी जी, मैडम अनीता, डीन इंस्ट्रक्शन मंडल जी, हेड DSM गर्ग साहब, कार्यक्रम के CSA डॉक्टर सौरभ, कार्यक्रम के संयोजक कुलवीर जी, अलका जी, और हेड DSSH डॉक्टर कौशिक, और अन्य प्रोफेसर रश्मि मैडम और मुकेश जी, और प्यारे बच्चों। और मैं तो आप लोगों को स्टूडेंट्स न कहकर यही संबोधन करूँगा कि सम्मानित लोकसभा के सदस्य बनो। विदाउट एनी हेजिटेशन मैं ये कह सकता हूँ, इतनी सुंदर प्रस्तुति मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। इट इज़ नॉट द डिलीवरी ऑफ कंटेंट, इट इज़ द कंटेंट इटसेल्फ। इतने ज्वलंत जो आज के कंटेम्परेरी इश्यूज हैं उसको बारीकी से प्रेजेंट करना, और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का रोल बड़े बखूबी से निभाना बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। मर्यादा को रखते हुए, और जो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम को बड़ी गहराई से समझते हुए, टाइम, अच्छा, हर चीज़ का ध्यान रखा गया कि कुछ मेंबर ने जानबूझ के अधिक समय लिया ताकि हमारे अध्यक्ष महोदय उनको टोके रोके, तो और कुछ सदस्यों ने अपने पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट किया, वो उनकी एफिशिएंसी, मतलब सारी चीज़ों को समावेश करते हुए। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी, जो विषय का जो ज्ञान जो है, जितने भी कंटेम्परेरी इश्यूज हैं, बी एनी एस्पेक्ट ऑफ मनरेगा, रूरल डेवलपमेंट, डिफेंस, आपका फाइनेंस, हर एस्पेक्ट को, जो जितने भी कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट, उसको बड़ी बारीकी से, और इतने लिमिटेड, और क्योंकि समय की भी समय सीमा रहती है, और कम समय में सारी बातों को बड़े इफ़ेक्टिवली रखना, ये सबसे बड़ी एक कला होती है। क्योंकि और इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और सघन अभ्यास की भी ज़रूरत होती है, साथ साथ लगन और डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। तो आप लोगों की तो ये टैलेंट है ही है, बट टैलेंट को निखारना और उसको हीरा बनाना, वो काम
जो आपके मेंटर हैं, उनको मैं आई हैट्स अप टू देम, आई सैल्यूट देम, और उनको मैं बहुत बहुत, मुझे पता है ये तैयारी कितने दिन से चल रही है, और हमने अपने स्टूडेंट से और टीचर से भी कुछ वादा लिया है, आपके कर्मवादी सरस्ते माँ फलेशु कनाचना, और मुझे पूर्ण विश्वास है जब हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारी डेडिकेशन अच्छी है, तो फल भी 100% अच्छा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Respected all the members, the jury, respected principal sir, respected all the faculty members, all the students, and respected all the members, as our honorable principal also addressed, all the members of the parliament. It's a matter of great pride on the part of RI Bhopal. I also join hands with our honorable director sir, Professor Dinesh Prasad Saklani, the director NCERT. He says a point in RI Bhopal and the students of RI Bhopal. The students of RI Bhopal, we feel proud of all the students of RI Bhopal, and they are the one, they help from the different parts of the country, and our honorable principal sir rightly pointed it out that really they are the makers of our own nation. And once again I take this opportunity to congratulate each one of them for making this session so lively and so eye-catching, so soothing, and thus they deserve congratulations. All the best. Thank you very much. Congratulations once again. बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम के अंत में हम फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं इस कार्यक्रम के संयोजक जिन्होंने कड़ी मेहनत की है और उनका बहुत बड़ा परिश्रम है इस पूरे कार्यक्रम के लिए, ऐसे डॉक्टर कुलवीर सिंह चौहान जो पॉलिटिकल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मैं उन्हें वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करता हूं। इस सभागार में उपस्थित आज के निर्णायक मंडल, आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए संस्थान के हम लोगों के संरक्षक श्रद्धेय प्राचार्य जी, श्रद्धेय अधिष्ठाता महोदय, विभागाध्यक्ष, उपस्थित सारे विभागाध्यक्ष और सारी युवा तरुणाई, आज का जो युवा संसद का परफॉर्मेंस देख करके और हमारे निर्णायक मंडल के जो प्रमुख हैं उनके और प्राचार्य जी के द्वारा तो अच्छा लगा। लेकिन ये जो सर ने जिसे कहा कि बड़ी लंबी इसकी जो है रही, तो मैं 4 साल में, तीसरा साल मेरा है और 2-3 मैं करा चुका हूँ लगातार, लेकिन पहली बार इतनी मेहनत हमारे विद्यार्थियों को भी करनी पड़ी और मुझे भी करनी पड़ी। इसके पीछे सर बड़ा आपका भी सर इंस्पिरेशन रहा है कि नहीं अच्छा करना है, अच्छा करना है, बार बार आप करते थे, डीन साहब भी कहते थे। हमारे जो मित्र हैं डॉक्टर प्रद्युम्न, डॉक्टर अलका, डॉक्टर वेंकट जी, इनको मैंने कहा, इन लोगों को भी मैंने डांटा इसके लिए कई बार और बाद में माफ़ी भी मांगी कि आप लोग समय नहीं दे रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने फिर बाद में समय दिया। ये जो सर आप दिखाई दे रहा है सब पूरा, हमारे तिलोकी, ये मुकेश सर बैठे हैं, तिलोकी सर बैठे हैं, सबका सर ये योगदान रहा है, पूरा सामूहिक प्रयास है। चीफ वार्डन मैडम बैठी हैं, उनका भी रहता है। हाँ, सबसे इसके पीछे एक और जिसका जो अनून ये अपूर्व सर, ये सहयोगी हमारे सहयोगी हैं और एक सप्ताह से ये भोजन नहीं कर रहे हैं टाइम पे, और हमने इतना डांटा है सर इनको, कई बार लगा कि ऐसा है बच्चे नाराज ना हो जाएं, कई बार स्क्रिप्ट कटवाई, कई बार हमने कहा भाई ये इंस्टीट्यूशन का कार्यक्रम है, अपना कार्यक्रम नहीं है, लीडर नहीं बनना है, हमको टीम स्पिरिट करना है। तो इसके पीछे बड़ी सर भूमिका रही है आप लोगों का। जो ये एप्रिशिएशन हमने सुना, अनीता मैम से लगातार बात होती रहती थी, अनीता मैम से हम लोग कई बार नियम जाने, मैम भी कहती थी टाइमिंग ज़्यादा ना होने पाए, तो इसके पीछे सर बहुत बड़ी भूमिका और सबका सामूहिक प्रयास रहा है। मुझे लगता है कि मैं केवल इसका चेहरा हूँ, इसके पीछे जो हमारी पूरी टीम है, हमारी समीक्षा मैम 3 दिन से लगी थी, लगातार सहयोग कर रही थी। तो
सभी का सर पूरा एक सामूहिक ये योगदान है और जिसका श्रेय सर मुझे चूंकि मिला है, लेकिन ये श्रेय मैं स्वयं नहीं लेना चाहता, मैं अपने सभी साथियों को देना चाहता हूँ। और आज के इस निर्णायक मंडल में आप सारे लोग, राजौरिया सर आए थे जब पहली बार हम प्रथम स्थान प्राप्त किए थे, पिछले साल नहीं आ पाए थे, आज इस बार फिर पधारे हैं आप सर, पहली बार मुझे लगता है दोनों लोग आए हैं। अनिता मैम से लगातार संपर्क रहता है, आप सब सर आप लगातार हमारे आपका सहयोग और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हमारे बच्चों में जो आती हैं, पंडित कुंजीलाल दुबे संस्थान का बहुत बड़ा योगदान है सर। मैं आपको पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं कि आप इस संस्थान में हम आए हैं और हमारे बच्चों को अप्रिसिएशन किए हैं। मैं पुनः अपने प्राचार्य जी और डीन और हमारे सभी विभागाध्यक्ष गर्ग सर को मैं सुबह पकड़ के लाया 6:30 बजे, देखिए कोई दिक्कत है, तमाम सजेशन इन्होंने दिए। तो इसलिए हमारे सौरभ सर चीफ स्टूडेंट एडवाइजर हैं, ये जो पूरे कार्यक्रम होते हैं सब इन्हीं के मार्गदर्शन में होते हैं। और यूथ पार्लियामेंट जो सीखा है कराना वो मैंने इन्हीं से सीखा है, क्योंकि पहले यही कराते थे। पॉलिटिकल साइंस में जब मैं आया तो मैं इसको संभाला। तो मैं पुनः एक बार हमारे सबको, और सबसे जो सर मेहनत ये लगी हमारे बच्चे सर, इन्होंने ही सारी कुछ ये किया है, हम लोग तो केवल गाइडेंस दिए, इनको मैंने डांटा भी बहुत है और इनका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए मैं सभी को सर धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुलवीर जी। और थोड़ा भावुक क्षण है क्योंकि आप बहुत दिनों से आप मेहनत कर रहे थे और निश्चित ही आपके आने के बाद ये कार्यक्रम मैडम के मार्गदर्शन में स्टार्ट किया था मैंने लगातार 2 साल, लेकिन जैसे ही आप आए आपने इस कार्यक्रम में और 4 चांद लगाए हैं। हम लोग विजेता रहे, हम लोगों के बहुत सारे और जो संसदीय विद्यापीठ और बहुत सारे जो कार्यक्रम करता है। लास्ट ईयर हमारी जो एक विद्यार्थी है वो डिबेट की विनर रही और क्विजेज और बहुत सारी जो कंपटीशन कराते हैं उसमें भी हमारे विद्यार्थी विनर रहते हैं। बताना भूल गया हूँ, इसके पीछे मैंने कई पात्र लास्ट टाइम चेंज किए कि हमारा एक स्टूडेंट था जिसको स्पीकर हमने बनाया था, उसके पिताजी सीरियस हो गए, 3 दिन पहले उसको 4 दिन पहले जाना पड़ा। तो मैंने जो है स्पीकर, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी स्पीकर को पैसे तमाम परिवर्तन सर करके और बड़ा मुश्किल से सब हो पाया। बिल्कुल बहुत सारा, बिल्कुल 2 दिन पहले जो हम स्पीकर था उसको बिहार में उसके फादर वहाँ एडमिट हुए तो उसको जाना पड़ा, तो लास्ट मोमेंट में। लेकिन जो आज स्पीकर ने जो प्रदर्शन किया, मैं कहता हूँ एक बार जोरदार तालियां। लास्ट मोमेंट पे चेंज करना, और प्रधानमंत्री को भी तालियां क्योंकि उन्होंने भी दूसरा रोल उन्होंने प्ले किया है। तो सभी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है और जैसा कि उद्देश्य है इस कार्यक्रम का, और सर ने बिल्कुल साफ शब्दों में हमारे सर ने व्यक्त किया कि हमारे विद्यार्थियों के अंदर जो आज के समय में जो ज़रूरत है, लीडरशिप क्वालिटी की जो ज़रूरत है पूरे देश को, वो निश्चित ही इस तरह के मंचन, इस तरह की प्रतियोगिता हम सभी में उसका समावेशन करती है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। और मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगा और सभी हमारे साथियों से कि एक ग्रुप फोटोग्राफ के साथ इस कार्यक्रम का हम समापन करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।